पहले समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन है क्या। भौतिक परिवर्तन आपका ये है कि अगर किसी चीज़ का रासायनिक संगठन और उसकी संरचना संगठन जो होता है उसका यानी कंपोजिशन, जैसे वाटर है उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, किसी भी चीज़ का है उसका कंपोजिशन यानी उसका जो फॉर्मूला है उसका जो संगठन है वो चेंज ना हो, ऐसी स्थिति में आपका क्या है वो भौतिक परिवर्तन है। उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो। भौतिक परिवर्तन में आकार और आकृति में परिवर्तन है। जैसे आपका पानी है, जब आपने क्या किया उसको फ्रीज कर दिया तो आइस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में हो गया, और जब आपने उसको वेपराइज कर दिया तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से उसके आकृति में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन हो रहा है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने ऐसे दबाई तो कंप्रेस हो गई, उसके बाद ऐसे कर दी फैल गई, तो इस तरह से उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। पहले इस तरह से स्प्रिंग थी, फिर इस तरह से हो गई, फिर आकार में परिवर्तन हो रहा है। यानी भौतिक परिवर्तन वो है जिससे उसके आकार में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती है, आपकी मोमबत्ती पिघल जाती है, लेकिन जो मोमबत्ती धीरे धीरे देखिए पिघल के नीचे जाती है, कहीं जाती नहीं है, वो पिघल के नीचे फैल जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि अगेन हम उसको मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सके तो फिर से वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती पहले इस तरह से थी, फिर पिघल के इस तरह से फैल गई, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया। ये है आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके संगठन में चेंज हो जाता है, यानी जो उसका कंपोजिशन, जो उसका फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। और ये परिवर्तन ऐसा होता है कि अगर हम उसको कारण हटा लें, जैसे जो भी कारण है जिसकी वजह से वो चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर से पुरानी स्थिति में नहीं जाता। रासायनिक परिवर्तन में आपका फिर से वो स्टेज में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे दूध से दही बन रहा है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है आपका, उसमें अगर रस्टिंग हो गई यानी जंग लग गई तो फिर से उस तरह का आयरन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये सारे रीजंस आपके क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। जैसे हम बल्ब जलाते हैं, अगर बल्ब का जलना ये क्या होगा, भौतिक होगा या रासायनिक होगा, क्या होगा, भौतिक। ठीक है, कोई भी वायर है, हम उसको गर्म कर रहे हैं और उसको फिर हमने हटा दिया तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। और अगर जैसे सिल्वर है, सिल्वर हमने एयर में रख दी, काली पड़ गई, ये क्या है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, आप समझ रहे हैं किसमें भौतिक होगा, किसमें रासायनिक होगा। ठीक है, बस दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर संगठन में परिवर्तन हो गया तो वो क्या है, रासायनिक। सबसे मेन चीज यही है कि आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, दोनों में मेन डिफरेंस ये है। एग्जाम्पल कुछ मैंने बता दिए हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं समझ लेते हैं कि कोरिजन का क्या मतलब है। कोरिजन का मतलब है धातु का क्षय होना, यानी आपका जो मेटल है उसके मास में डिक्रीमेंट हो जाए, उसका जो मास है वो कम हो जाए, ये आपका क्या होता है, कोरिजन। इसको हिंदी में कहते हैं संचरण या धातु क्षय, यानी धातु का क्षय हो जाना, उसके द्रव्यमान यानी उसके मास में कमी हो जाना, ये कहलाता है कोरिजन। हमारे जितने कुछ मेटल्स में कोरिजन होता है, कुछ में नहीं होता। कोरिजन हमारा वहाँ होगा जहाँ हमारा जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वहाँ आपका कोरिजन यानी धातु क्षय ज़्यादा होगा। जो रिएक्टिव नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा। अगर वो रिएक्टिव नहीं है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर में नमी है, किससे रिएक्ट करता है, ये जो आपका धातु क्षय होता है इसका मेन कारण क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके और
मॉइस्चर, दो चीज़ों की वजह से आपका धातु का क्षय होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयरन यानी हमारा जो है लोहा कहीं रखा हुआ है, लोहा हमारा है, इसके बाद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मिल गई और हमारा मॉइस्चर मिल गया। हमें ये देने की जरूरत नहीं है, हमारा कहीं भी लोहा अगर पड़ा है उसको ग्रुप में है तो उसमें अपने आप ये रस्टिंग हो जाएगी। तो ये आयरन क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर ये फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रस्ट क्या है। रस्ट आपका कॉम्बिनेशन है फेरिक ऑक्साइड का और फेरिक हाइड्रोक्साइड को, इसी को कहते हैं रस्ट यानी जंग। जो जंग होती है उसमें जंग होता क्या है, जंग आपका मिक्सचर है फेरिक ऑक्साइड का और फेरिक हाइड्रोक्साइड का। आपका आयरन है उसमें ऑक्सीडाइज हो गया इन दोनों में, इस वजह से आपका ये जंग में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कि हम इसको बचाएं कैसे, प्रिवेंशन इसका। प्रिवेंशन ऑफ ये जो रस्टिंग हो रही है, अगर हम कोरोजन या इसका रस्टिंग का अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें तो हम क्या क्या करेंगे। पहला काम तो हम पेंटिंग कर देते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी कलर का पेंट है तो हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर उसकी पेंटिंग करते हैं। जब हम पेंटिंग कर देते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं ले पाता है, जब नहीं ले पाने की वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। एक पहला ये हो गया, हमने पेंटिंग कर दी। दूसरा अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस, अगर हम ग्रीस लगा दें या उसके ऊपर ऑयलिंग कर दें तो भी वो रिएक्टिव नहीं रहेगा, उतनी तेज एटमॉस्फेयर और जो है ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। ये दो रीजन हो गए। थर्ड है आपका अब इसमें पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। जो हमारा लोहा है उसके ऊपर हमने जिंक का एक लेप लगा दिया, जब जिंक का लेप लगा दिया तो क्या हो गया, गैल्वेनाइज हो गया। अब वो आपका जो आयरन है वो इतना रिएक्टिव नहीं है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको कैप्चर कर सके। अब ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो जिंक है, जिंक एटमॉस्फेयर में उसको ऑक्सीजन मिला तो क्या करेगा, वो खुद से आपका ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो खुद से ZnO में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ऐसे देखा जाता है इसमें खुद से वो हो जा रहा है, कोरेजन खुद से हो जा रहा है, जिंक जो है वो खुद से कोरेजन हो रहा है। लेकिन ये जिंक जो है आपका इतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये जो इतना रिएक्टिव होने का नेचर इसका नहीं है, इसी वजह से हम इसमें जिंक यूज़ करते हैं। मतलब यही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बात ये आती है ना, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव है। इसका आपका एटॉमिक नंबर 30 होता है, आपको पता ही है, 3d10 4s2। अब इसमें देखिए सारे ऑर्बिटल इसके फिल हैं। जब सारे ऑर्बिटल फिल होते हैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाता। इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा रिएक्टिव होगा, कौन सा रिएक्टिव नहीं होगा। जिसका एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो वो यानी कंप्लीटली स्टेबल है, उसको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो वो रिएक्टिव नहीं होगी। जैसे आपका इनर्ट गैसेस होता है, उसका पूरी तरह से फुलफिल है तभी उसका नाम है इनर्ट गैसेस। वैसे ही आपका ये है, ये कम्प्लीटली फुलफिल है इसीलिए इसको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम गैल्वेनाइजेशन में जिंक को यूज़ करते हैं।
ये सबसे बेस्ट मेथड है। किसी भी मेटल को अगर हमें कोरोजन से बचाना है तो हम उसमें जिंक की लेबलिंग कर देते हैं। किसी में भी पूछा जाए, अगर ये ऑप्शन है तो ये आपका सभी में काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम आयरन में ही इसको टिक करेंगे, किसी में भी आ रहा है, सब में टिक कर सकते। ठीक है, अब जो हमारा लोहा होता है अगर हम उसको स्टेनलेस स्टील के फॉर्म में यूज करें, आयरन में हमारे पास है, अगर हम उसमें निकेल और क्रोमियम मिला के अगर एक एलॉय बना दें, उस फॉर्म में अगर हम लोहा यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। हमारे पास जैसे डॉक्टर हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सब किसके होते हैं? स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इसीलिए उसमें कभी भी जंग नहीं लगती, आराम से वो यूज करते हैं। घर में भी आप देखिए जितने भी बर्तन आ रहे हैं सब किसके हैं? स्टेनलेस स्टील के हैं, इसीलिए कभी उसमें जंग नहीं लगती है। अगर हम प्योर लोहा यूज करेंगे तो उसमें निश्चित है जंग लग जाएगी, लेकिन अगर हम एलॉय फॉर्म में कर देते हैं तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती। तो हमारे 4 रीजन हो गए। इसमें पहला क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो आयरन है इन दोनों की फिटिंग्स में ही रस्टिंग होगी। अगर इसमें सिंगल एक चीज है तो भी ऐसा नहीं है कि रस्टिंग होगी, हमें दोनों चीज चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। जब दोनों चीज होगी तब आयरन की रस्टिंग होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से रस्टिंग हो रही है। और तीसरा क्वेश्चन, रस्ट आखिर किसका कॉम्बिनेशन है? रासायनिक फॉर्म में पूछेगा तो आपका आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम रस्टिंग से इसको कैसे बचा सकते? पहला, पेंटिंग कर दें, उसमें किसी कलर से उसमें पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीस लगा दें। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन कर दें। गैल्वेनाइजेशन में हम किस मेटल को यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा जिंक। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लो अगर नहीं याद हो रहा है तो जिंक। ठीक है, जिंक आपका ZnO की लेयरिंग बना देता है। जैसे ही आप उसके ऊपर लेबलिंग जिंक की कर देंगे वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक आपका जो है फिर उसको कोरेजन से वो बचाना शुरू कर देगा। इसके बाद है कि एलॉय फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं हम। एलॉय फॉर्म में ये भी पूछा जाता है कि हम क्या यूज करते हैं? निकेल और क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, Ni निकेल, Cr क्रोमियम। ये भी पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में हम क्या यूज कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्टेनलेस स्टील में आपका जो लोहा है कन्वर्ट हो जाता है, निकेल प्लस क्रोमियम। ठीक है, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन में इतने ही क्वेश्चंस आपके बने। नोट कर लिया सब कुछ? अगर आपके पास एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो देखिए रखे रखे धीरे धीरे उसमें डलनेस आ जाती है। शुरू में तो चमकते हैं, जैसे जैसे टाइम ओवर होता है वैसे वैसे वो डलनेस आ जाती है। डलनेस क्यों आ जाती है? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट किया। ये क्या है? आपका एल्युमिनियम का बर्तन है, उसने क्या किया? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हमारे बर्तन के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयरिंग लग गई। जब लेयरिंग लग गई तो वो फिर डलनेस आ गई। तो इसमें सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अगर हमको इससे बचाना है तो हम क्या करते हैं?
एल्युमिनियम ऑक्साइड की पहले ही उसमें लेयरिंग कर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि खुद के ऑक्साइड की लेयरिंग से उसको बचाया जा सकता है। ये केमिकल मेथड होता है, वो थोड़ा सा H2SO4 में इसको डिप करते हैं, फिर एनोड का इसमें बनाते हैं एल्युमिनियम, ये सब मेथड होता है। इसके बाद वो कन्वर्ट होता है। ऐसा हम सोचिए कि डायरेक्ट ही हम इसको ऐसे कर देते, उसका प्रॉपर मेथड है। लेकिन उसमें एक मेथड बस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें खुद के ऑक्साइड की लेयरिंग करके उसको कोरोजन से बचाया जाता है। बस यही क्वेश्चन वो तब आंसर आपका क्या होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, बस सिंगल इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें खुद के ऑक्साइड की लेयरिंग करके उसको कोरोजन से बचाया जाता है। तो आपका आंसर क्या है, एल्युमिनियम। इसमें सिंगल यही क्वेश्चन बैलेंस एयर को कोरोजन इन एल्युमिनियम हो गया। देखिए जो कॉपर के बर्तन हमारे यहाँ रखे रहते हैं उसमें क्या होता है, कुछ दिन में वो ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं। देखिए उसके ऊपर जैसे कि हरा हरा से कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कॉपर के बर्तन हैं। तो ऐसा होता क्यों है, उसका रीज़न ये है कि जो कॉपर का बर्तन हमारा रखा है, जैसे उसको एयर एटमॉस्फेयर मिला, CO2 मिला, तो उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी वजह से वो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है। तो ये रस्टिंग में ग्रीन हो जाता है। आपसे इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि कोरोजन के बाद ग्रीन कलर का दिखाई होता है। तो आपका आंसर होगा कॉपर। कॉपर में कोरोजन होने के बाद वो ग्रीनिश हरा हरा सा दिखाई देता है। अब इसमें रीजन ये, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे बचाया जाए, ये चीज ना। पहला है कि उसको अगर डाइल्यूट कोई भी एसिड है, प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड है, जैसे बहुत ज़्यादा हमको कंसनट्रेट नहीं लेना है, डाइल्यूट एसिड लेना, उससे हम धीरे धीरे साफ करेंगे तो साफ हमारा हो जाएगा। पहला चीज़। दूसरा, हम नींबू से भी साफ करते हैं। नींबू से जब हम साफ करते हैं, नींबू में हमारे क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो हमारा ये कॉपर कार्बोनेट है इसको डिसॉल्व कर देता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने की वजह से जो हरा रंग है वो हमारा गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमें साफ करने के दो रीजन। पहला तो हमारा हो गया कि हम डाइल्यूट एसिड से साफ कर दें, पहला चीज। दूसरा, नींबू से साफ कर दें। उससे क्या होता है, जो हमारा कार्बन कॉपर कार्बोनेट है वो डिसॉल्व हो जाता है। नींबू में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो उसको डिसॉल्व कर देता है। और जो और प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जैसे पेंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, इसमें से गैल्वेनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम सब में यूज़ कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनको कोलिजन से बचाने के लिए हम सब में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका कार्बन। जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस उतने उतने बता रहे हैं। जैसे आयरन आपका इंपॉर्टेंट था, उसमें 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, जितने बनते हैं वो मैंने बता दिए। जिसमें जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बस उतने ही बता रहे हैं जो आए हुए क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं।
एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, इससे कोई मतलब नहीं होता। सिल्वर का इन दोनों चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ऊपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोरिजन होता है। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है, वो सल्फर को लेके फिर कंबाइन करके वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, और ये सिल्वर सल्फाइड आपका ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है। जैसे कुछ दिन में देखिए जो चांदी के हमारे जो है ज्वेलरी होती है वो क्या होती है, थोड़ी काली पड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हमारा चांदी नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता। साल 2 साल में धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जो आपका जैसे H2S पाया जाता है, SO2 गैस पाया जाता है, इन सबसे उसने क्या किया, सल्फर आपका ले लिया, और ये सल्फर की वजह से वो कन्वर्ट हो गया Ag2S में, यानी सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कि आपका इसमें एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मॉइस्चर है इसकी वजह से ब्लैक नहीं पड़ता है। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वो ब्लैकिश दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें बनता है। इतने ही मैटर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसके अलावा किसी में नहीं पूछा जाता है, इतने ही मेटल का पूछा जाता है। और कोरिजन फ्री मेटल्स कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है, उसे बताया था मैंने, बताइए। गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम उस दिन बताया था, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरिजन फ्री गोल्ड और प्लैटिनम, Au और P2, इन दोनों में कोरिजन नहीं होता है। ये हमेशा धातु आपकी चमकती रहती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये प्योर है तब, अगर इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तभी इसमें इफेक्ट पड़ता है। अगर पूरा आपका गोल्ड अगर 24 कैरेट का है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो कोरिजन फ्री रहेगा, उसमें कोई भी उसकी चमक में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गोल्ड और प्लेटिनम दो मेटल्स आपके ऐसे हैं जो कि कोरिजन फ्री है। अब दूसरा आता है आपका रेसिडिटी इन फूड। जैसे हमारा खाना रखा रहता है, देखिए सुबह हमने खाना बनाया, शाम तक में क्या होता है, स्मेल आने लगती है, होता है ना ऐसा। तो थोड़ी थोड़ी जो स्मेल आ रही है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो स्मेल आने लगी। यहाँ आप लोग कहते खाना खराब हो गया, यही तो कहते हैं ना, सुबह से बना हुआ था खाना खराब हो गया। अब खाना खराब हुआ तो उसमें हुआ क्या ऐसा जो खाना खराब हो। जो खाने के दौरान जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, फैटी एसिड्स ये सब डालते हैं तो जो ऑयल और ये फैट होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। जो हमारे ये जो सब्जी यूज़ करते हैं, चावल, इन सब में कुछ नहीं होता है। जैसे चावल देखिए नहीं खराब होता है, दूसरे दिन क्या करते हैं, उसको फ्राई मार देते हैं, करते हैं ना उसमें, क्योंकि वो इसलिए नहीं खराब हुआ क्योंकि इसमें आपने ऑयल नहीं यूज़ किया। सबसे ज़्यादा खराब होता है सब्जियाँ सबसे ज़्यादा खराब हो रही हैं। दाल भी देखिए सिंपल है तो नहीं खराब होगी, अगर आपने उसको फ्राई कर दिया तभी खराब। तो इसका रीज़न यही है कि जो हम ऑयल और फैटी एसिड ये सब यूज़ कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा खाना अब खराब है। ठीक है, इसमें बस यही पूछा जाता है कि रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैटी एसिड, इसकी वजह से हमारा खाना खराब है और खाने से स्मेल आती है। इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन आपके बन। फटाफट क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा आप लोग, देखते हैं कितने जल्दी 5 मिनट के अंदर। और जिसका जो क्वेश्चन रह जाएगा उसको फटाफट पेन भी पकड़ के रखिए, तुरंत लिख लीजिए। सब आए हुए क्वेश्चन हैं। लोहे पर जंग क्यों लगती है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। तुरंत आपका आंसर ये होना चाहिए था, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लोहा आपका Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, ये मैंने अभी दिखाया था आपको रिएक्शन से, तो उसमें लोहे का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ।
दूसरा लोहे में लग जाए तो कैसे साफ करें? अब लग जाए तो उसको क्या करते हैं, पहले जो आपकी ये लेयरिंग हो गई है, यानी जो Fe2O3 FeOH आपके जमा हो गया है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करके पहले थोड़ा हटा देते हैं। यही तो करते हैं। मेरे पास होता था उसमें तेजाब डाल के वो साफ हो गया। तेजाब क्या है? एसिड है। एसिड आपका एसिड क्या करता है, कोई भी चीज जैसे कपड़ा है या हमारा हाथी है, अगर उसमें एसिड पड़ जाता है तो जल जाता है। एसिड डालने से क्या हुआ, जो जंग है ये सारी चीजें हम मानते हैं खराब हो गई, इसीलिए तो एसिड डाल देते हैं। एसिड का मेन मकसद होता है, हमें किसी चीज को अगर खराब करना होता है तो क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसिड से पूरी तरह से रेमेडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जो लेयरिंग जमा हो गई पहले हम उसको हटा दें थोड़ा सा, फिर हम पेंट करते हैं तो मे भी हो सकता है बचा रहेगा। और एसिड डालने से क्या है, जो हम स्क्रैच करेंगे थोड़ा टाइम लगा के वो हमारा बच जाता है। उसको बचाने के लिए, अपनी थोड़ी मेहनत बचाने के लिए आप तुरंत एसिड डालते हैं, उसको तुरंत साफ करते हैं, बस मेहनत बचाने, नहीं तो आराम से हम उसको धीरे धीरे हटा सकते। ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक हैं? मॉइस्चर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नमी। आपके सिलेबस में नमी लिख के जा रहा है, मॉइस्चर के लिए ऑक्सीजन और नमी। धातु 6 यानी कोरेजन का सर्व प्रमुख उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोहे में जंग लगना, क्या ऑक्सीजन और नमी में से कोई अकेला कारक लोहे में जंग लगा सकता है? नहीं, दोनों जंग। ठीक है। लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। रस्ट मतलब है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों। गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे में जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक। ठीक ठीक। लोहे में नहीं, कहीं भी पूछेगा, अगर गैल्वेनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ जिंक ही चढ़ाएंगे, चाहे लोहे में पूछे चाहे जिस भी मेटल में। जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्रण किससे किया जाता है? निकेल और क्रोमियम। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने हम आपसे पूछ रहे हैं सब आए हुए। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत चढ़ गई, वह धातु क्या है? कॉपर। कौन सी धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। चांदी का संक्षारण किससे होता है? हवा में मौजूद सल्फर यौगिक। हवा में मौजूद सल्फर यौगिकों से। कौन सी धातुएं पूर्णतया संक्षारण मुक्त हैं? प्लैटिनम, गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड ये संक्षारण मुक्त है, यानी कोरोजन फ्री है, इसमें कोरोजन नहीं होगा। फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अगर हमें प्रिजर्वेशन करना है फूड का तो हम क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। अभी बताएंगे आगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? वनस्पति तेल से वनस्पति घी। निकेल का। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, निकेल का। हैबरविक से अमोनिया गैस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लोहे के चूर्ण का। लोहे के चूर्ण का, ये भी क्वेश्चन को आया हुआ है। हमारे किचन में कुछ वस्तुएं जो पड़ी होती है उसमें से ऑक्सीकारक का काम कौन कौन करता है? ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हल्दी, धनिया, मसाले, ये सब जितने होते हैं ये सब ऑक्सीकारक का काम करते हैं। जितने भी आपके मसाले वाली जितनी चीजें आएंगी ये सब ऑक्सीकारक का काम करते हैं। चलिए अब चिप्स बहुत खाते हैं आप, चिप्स का कुछ बाजार में जो चिप्स मिलता है इसका पैकेट देखिए एकदम खुला खुला सा रहता है, होता है ना, जिससे ऐसा क्या करते हैं? हाँ, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। हम जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस होने की वजह से वो खुला खुला सा दिखाई देता है, आपको लगता है बिल्कुल पैकेट भरा हुआ है। जैसे ही आप काटते हैं नाइट्रोजन गैस बाहर
निकल जाती है। अभी नाइट्रोजन गैस करती क्या है? नाइट्रोजन गैस आपकी रिएक्टिव नहीं है, यानी ये जो चिप्स है आपका इससे रिएक्शन नहीं करती है। चिप्स के ऑक्सीडेशन को रोकती है। हमारी कोई चीज़ कैसे खराब होती है? अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तब ये नाइट्रोजन क्या करता है? उसके चिप्स के ऑक्सीडेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा चिप्स बहुत दिनों तक अच्छा बना रहता है और आप उसको बहुत मन से खाते रहते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन ये आईएएस का क्वेश्चन है ये। बस अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन सोल्व, इसके क्वेश्चन लेके आप लोग कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने क्वेश्चन के आए हुए मैंने उतने ही आपको बताए, उससे ज़्यादा नहीं बताया। अम्ल, क्षार, लवण, तीन चीजें ही हैं हमारे पास, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। पहला है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि आपका ये एसिड क्या है। एसिड वो है जो कि H आयन देते हैं, ये कौन कहता है? आर्हेनियस। दूसरा ब्रॉन्स्टेड और डॉनिक। OH आयन के हिसाब से बात करेंगे तो वो होगा आर्हेनियस के हिसाब से, और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर कोई प्रोटॉन दे रहा है तो वो क्या है? एसिड है, और प्रोटॉन ले रहा है तो वो क्या है? बेस है। यानी आपकी प्रोटॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने दिया है, और अगर H आयन और OH आयन की बात हो रही है तो वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल इसका HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, बहुत सारे होते हैं। अब इसमें बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। वाटर में डालें जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, यानी जितने भी H आयन हैं उसमें अगर वो पूरे H आयन दे दें तो आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो पूरी तरह से H आयन ना दें उनका आयोनाइजेशन पूरी तरह से, यानी वो आयनीकरण उसमें पूरी तरह से ना हो तो क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके जैसे ये HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और जो आपका बात होती है जो हम कहते हैं ना एसिड डाल दिया, जो एसिड है आपका मेनली H2SO4 के बारे में बात होती है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। वीक एसिड में आपका कौन सा आ गया? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, बहुत सारे आते हैं। तो आपको 3-4 एग्जाम्पल याद कर लेने, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस 2-4 पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड हो गया, टाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब आपके क्या हैं? वीक एसिड है। अब
अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसको इरेज कर दें क्या? एचआईएन देने का मतलब क्या है, इसको भी देख लीजिए। जैसे HCl है आपका, जब ये HCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा? H+Cl 1 निगेटिव। यानी यहाँ पे देखिए H+ मिल रहा है, एसिड हो गया HNO3, H+NO3 1 निगेटिव। इसमें टूटेगा आपका H2SO4 है, 2H+ SO4 2 निगेटिव। आयंस आपके सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आयंस में जो बैलेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ पे देखिए 2 एचआईएन हो जाएंगे आपके, 2 प्लस है तो यहाँ पे 2 निगेटिव। एसिटिक एसिड आपका देख लीजिए, अब ये ब्रेक हो रहा है CH3CO 1 निगेटिव और H+ एसिटेट और एचआईएन। इस तरह से एचआईएन आपका ब्रेक होके एचआईएन जरूर मिले तो आपके सब क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जहाँ पे OH 1 निगेटिव में वो टूटे तो समझ लीजिए वो क्या है? बेस है। जैसे NaOH होता है तो Na+ OH 1 निगेटिव में टूटता है तो वो सब क्या है? बेस है। ऐसे हम पहचानते हैं कि कौन से एसिड है, कौन से बेस है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसका टेस्ट कुछ खट्टा खट्टा सा होता है। जो एसिड आपके होते हैं वो सब खट्टे टेस्ट के होते हैं। जहाँ भी अगर बात ऐसी आए, कोई फल है या कुछ है जहाँ पे आपको लगे कि कुछ खट्टापन है, कुछ एसिडिटी है वहाँ, तो वो क्या होंगे? सब एसिड होंगे। जैसे हम लोग एसिड में क्या कहते हैं? सारे खट्टे फल, ऐसे बोल देते हैं ना। विटामिन सी का सोर्स क्या बोल देते हैं? सारे खट्टे फल, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि जहाँ पे आपको सॉर टेस्ट की बात होगी वो सब क्या है? एसिड है। और जहाँ बीटर टेस्ट की यानी कड़वे स्वाद की बात होगी वो सब क्या है? बेस है। जिसका स्वाद आपका कड़वा कड़वा होगा वो सब बेस है। जिसका स्वाद खट्टा खट्टा होगा वो सब क्या है? एसिड है। कोई भी एसिड है अगर वो मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस निकल? हाइड्रोजन गैस। जब भी अगर कोई भी मेटल एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल हाइड्रोक्साइड ले लें प्लस एसिड से अगर रिएक्ट कर गया तो वो आपका सॉल्ट बना लेगा प्लस CO2 प्लस वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड है उसने अगर एसिड से रिएक्ट कर लिया, सॉल्ट बना दिया प्लस वाटर, उसमें कन्वर्ट हो गया। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। यानी एसिड है तो क्या क्या करेगा। अब एसिड को हम पहचानते कैसे हैं? कुछ इंडिकेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि बताता है कि हमारा ये एसिड है या ये बेस है। दो इंडिकेटर हमें याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। ये सूचक होता है, जैसे ही हम इसको लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एसिड है। इन दोनों को हम एसिड चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो ब्लू होता है या रेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर का है और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है, उसके कलर चेंज से।
जैसे ही अगर ब्लू है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हुआ, थोड़ा सा भी हमने जैसे कुछ है हमारे पास, हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा एसिड है या बेस है, तो अगर ब्लू कलर हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा एसिड है। लेकिन अगर रेड कलर हमारा ब्लू में चेंज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो बेस है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ किया जाता है कि किस कंडीशन में ब्लू से रेड होता है, किस कंडीशन में रेड से ब्लू होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ एसिड हो गया, अब यहाँ पे जो है रेड से ब्लू, यहाँ पे लिखा बेस, ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, जब सिमिलर हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जैसे दिमाग से कभी कभी भूल जाता है ना, किसमें रेड था किसमें ब्लू था। तो आपका जब यहाँ भी बी दिख जाए, यहाँ भी बी, यानी दोनों सेम दिख जाए, ऐसे याद कर लो कि रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में, वो कौन करेगा, बेस। ठीक है, बस याद करने का मेथड है ये। आपका सारा प्रॉपर्टी है एसिड का। ठीक है, अब एसिड जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में पूछ लिया जाता है, सिरका में कौन सा एसिड है, एप्पल में कौन सा है, अभी ये समराइज करके हम लोग एक बार में देख लेंगे कि किसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, बेस यानी क्षार। इसको मैंने देखा था एक वर्ड और देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं क्षार कुछ और बोला, भस्म। हाँ बस भस्म, क्षार को क्षार और भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, कि भस्म लिख जाए तो सोचो कि ये तो हमें पता ही नहीं है, जैसे हमको भी नहीं पता हमने देखा था भस्म। क्षार हो गया आपका। अब बेस में आपका आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OH आयन वहाँ पे थे। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो जाएंगे, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, बहुत सारे, ये सब आपके हो गए। ब्रोंसेट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, अगर OH आयन दे रहा है, जैसे हमारे पास NaOH है, अगर NaOH ब्रेक होगा तो किसमें होगा, Na प्लस OH नेगेटिव। देखिए OH आयन दे रहा है तो ये आपका क्या है, बेस है, CaOH का होल ट्वाइस, Ca2 प्लस और 2OH 1 नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा, यानी आपका OH आयन आपको मिले तो वहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। ये हो गया आपका। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अमोनिया, आपको पता नहीं चल रहा है कि एसिड है या बेस है, तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो इसने क्या किया, H आयन ले लिया। यहाँ पे देखिए NH3 था, एक H प्लस ले ले, यानी प्रोटॉन यानी एक H प्लस ले लो। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, सिर्फ एक H प्लस का अंतर है। यहाँ पे NH3 था, यहाँ पे NH4 प्लस, यानी एक H प्लस ऐड हो गया है। तो जहाँ भी अगर एक H प्लस क्या है, प्रोटॉन है, अगर जहाँ भी ये ऐड हो जाए वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये ब्रोंसेट और
लॉरी के हिसाब से। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। ये भी आपका अगर रिएक्ट कर रहा है बेस से तो हाइड्रोजन निकलता है। ये सब है आपके क्षार के बारे में कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कभी कभी बहुत पूछ लिया जाता है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। और अगर आर्हेनियस और बेस, जब भी प्रोटॉन की बात होगी तो आपको याद रखना है वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से, वहाँ पे आर्हेनियस का भी नाम दिया होगा। तो ऐसा नहीं कि आप आर्हेनियस लगा देंगे, बस ये दोनों नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं कि कौन सा एच आयन OH आयन का कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट किसने बताया। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आपका ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया है, एच आयन OH आयन का और OH1 नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आर्हेनियस ने बताया है। एक यहाँ आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपका जो दैनिक जीवन है उसमें कहाँ एसिड यूज हो रहा है, कहाँ बेस यूज हो रहा है। अभी हम सारे एग्जांपल लेते हुए आपको बता देंगे कहाँ पे क्या क्या यूज है किस तरह से। अब तीसरा बच रहा है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है आपका? सॉल्ट यानी एसिड प्लस बेस। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है सॉल्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गलनांक और तापमान इसका ज़्यादा होता है। इसमें दो चीजें हैं आपके, दो तरह के सॉल्ट के एग्जांपल पूछे जाते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है, डबल सॉल्ट क्या है। दोनों में सॉल्ट भी कई वैरायटी के होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में दो से ज़्यादा पूछा जाता है। एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और दूसरा है डबल सॉल्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा उसमें एक आयन आपका अलग होगा और बाकी ये आपका, जैसे इसमें क्या हुआ, ये स्पेशल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो है आपका देखिए यहाँ अलग हो गया, पोटेशियम अलग होगा। ये क्या है, पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड। ये आपका ये पोटेशियम अलग हो गया और ये यहाँ पे अलग होगा। जब इस तरह से कोई एक आयन हो और दूसरा आपका वैसे ही एज इट इज रख जाए तो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। और डबल सॉल्ट में क्या होता है, उसमें कई सारे आयन्स आपको मिलते हैं, मोर देन वन आयन मिलते हैं। जब एक से ज़्यादा आयन मिलेंगे तो वो आपका क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा। और जब आपका एक आयन आपको अलग मिले और पूरी स्पीसीज अलग बड़ा कॉम्प्लेक्स रखा हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस तरह से आप देख के भी पहचान सकते हैं। अब हम ले लेते हैं डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस 24H2। अब इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो K प्लस मिल जाएगा और Al3 प्लस मिल जाएगा और SO4 2 नेगेटिव। इसमें देखिए आपको 3 आयन मिलेंगे। जब ये ब्रेक होगा आपको तो एक से ज़्यादा आयन आपको मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, अमोनियम मिल रहा है और सल्फेट मिल रहा है। 3 आयन आपको अलग अलग मिल रहे हैं।
जब एक से ज़्यादा तरह के आयन मिलेंगे आपको तो वो क्या हो जाएगा, आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर फिटकरी भी पूछा जा रहा है आपसे कि फिटकरी का फार्मूला क्या है, तो ये फिटकरी का भी फार्मूला है। एलम यानी फिटकरी, डायरेक्ट फार्मूला भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि आपका फिटकरी का फार्मूला क्या है। तो K2SO4 L2SO4 का होल प्राइस 24H2O, सबसे बड़ा फार्मूला इसी का है। ठीक है, जब याद करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं। ये आपका लवण, लवण के बारे में इतना चीज है। दो तरह के आपके लवण हैं और आपका लवण एसिड और बेस को हम जब मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट बन जाता है। सबसे कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl। NaCl किस लिए यूज करते हैं हम, खाने के लिए। खाने से क्या होता है, आजकल बिना काम के हम कुछ काम नहीं करते। अगर हमें खाने से कुछ फायदा ना हो ना तो हम कुछ खाएंगे भी, ये भी बात बहुत पहुंचे हुए हो गए हम लोग, बिना काम के कोई काम नहीं करते। जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के मूवमेंट के लिए हम NaCl जरूर खाते हैं। उसका मेन काम यही है, फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारा जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने खाने में नमक को जरूर शामिल करते हैं। और नमक का फॉर्मूला है हमारा NaCl, इसीलिए हम उसको खाते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, नुकसान कर जाएगा। हद से ज़्यादा कोई चीज़ सही नहीं होती, सब कुछ लिमिट है। हमको जितने भी आयन चाहिए हमारे पास, जैसे हमारी बॉडी में जो जो आयन है, आप देखिए अगर कोई चीज़ अधिकता में हो जाती है तो देखिए बीमारी हो जाती है। बहुत सारी बीमारी आप पढ़ी है तो क्या होता है, ये इसकी कमी से, जैसे घेंगा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो क्या करते हैं, नमक जरूर लेते हो। आप नमक भी देखिए 4-5 तरह के मार्केट में होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो उसकी प्रॉपर्टीज को पकड़ के बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बातें सबके बारे में। एक दिन थोड़ा सा और करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये रेंज है हमारा एसिड और बेस का रेंज है कि हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो हमारा 0 से 14 तक हमारा स्केल होता है। उसमें से अगर 0 से 7 होता है आपका न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है, उसमें वो ना तो एसिड का लक्षण दिखाई देगा ना तो बेस का, वो उदासीन है। अगर इससे कम है 0 से 7 तक तो ये पूरा होता है एसिड। अब एसिड में भी कहाँ से कहाँ तक वीक होगा, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रांग होगा, इसकी भी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से अगर 3.5 तक है तो क्या है, स्ट्रांग है। और अगर यहाँ से यहाँ तक है तो क्या है, वीक एसिड। और अगर इससे इस तक है तो क्या है, ये बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए बेस का रेंज होता है आपका 7 यानी 7 से मोर देन 7.1 से 14 मान लीजिए। 7 तो उदासीन हो गया आपका। ये रेंज आपका किसका हो गया, बेस का, यानी 7 से ज़्यादा और 14 तक, तो वो सारे क्या होंगे, बेस होंगे आपके। उसमें भी अगर 7 से 10.5 तक है तो वो क्या होंगे आपके, वीक बेस की तरह काम करेंगे। और अगर इससे ज़्यादा है तो यानी 10.5 से 14 तक है तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वैसे ही आपका एसिड में होता है, अगर 0 से 3.5 तक है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ से यहाँ तक है तो क्या है, वीक है। इस तरह से आप कर लीजिए, यहाँ भी W और यहाँ भी W। जब आप ये स्केल बनाएंगे तो W बीच में दिखाई दे रहा है, S उधर दिखाई दे रहा है, इधर का S इधर दिखाई दे रहा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं,
कंफ्यूजन ना रहे। और क्या रह गया है आपको? यहाँ पे ये बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे आपको कहीं कहीं दे देता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका pH आपको 5 गिवन है, तो पूछ लेता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 नंबर का कभी कभी छोटा सा बनता है। तो आपका क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जितना pH दिया होगा उसको आप 10 की पावर इस तरह से कर दो। यही आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर में इसकी यूनिट रहती है, 10 की पावर में चढ़ा देंगे। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। वो फार्मूला से हमने ऐसे कर दिया। बस आपको डायरेक्ट इस तरह से याद रखना है कि जितना भी pH कहेगा, जितना दिया रहेगा उसको हम 10 की पावर में माइनस में रख देंगे। यही उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दे दिया 10 की पावर -3, तो pH कितना हो जाएगा? 3। जो यहाँ लिखा होगा माइनस के पास हमें कुछ अप्लाई नहीं करना, हमें डायरेक्ट याद कर लेना। बस हम अप्लाई वही फॉर्मूला करना, वहाँ से देखिए सिमिलरिटी सेट करके। और अगर आपको H आयन कंसंट्रेशन दे दिया 10 की पावर -5, अब pH कितना होगा? 5। अब इसमें पूछ रहा है ये एसिड स्ट्रांग होगा कि ये एसिड स्ट्रांग? कौन सा? अभी आपने स्केल देखा था तो 0 से 3.5 तक क्या था? स्ट्रांग था। इसके बाद वीक था। तो आपका ये वाला जितना pH कम होगा उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है। 7 से कम, जितना कम होगा उतना ही एसिड आपका स्ट्रांग है। और बेस आपका जो 14 के नियर अबाउट जितना होगा उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बेस यानी जितना आपका 7 से कम यानी 0 के नियर में वो आपका एसिड स्ट्रांग है, ठीक है। अब जैसे ये दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है pOH बताइए। pH नहीं पूछ रहा है, ये देके आपसे पूछ रहा है pOH कितना होगा। आपको पता है pH प्लस pOH कितना होता है? 14। तो आपने pH निकाल लिया 3, तो pOH कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3 इक्वल टू 11। अब इस केस में अगर pOH पूछ लिया जाए तो 14 में से बस माइनस कर दीजिए, बस निकल आया। अगर आपको जो दे रहा है यहाँ पे वो आपने निकाल लिया, फिर 14 से माइनस करके दूसरा वाला बता दिया, बस। अगर OH आयन की अगर कंसंट्रेशन आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए OH आयन दे दिया आपको 10 की पावर -8 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे pOH कितना है? कितना आएगा? यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन इसका दिया, किसका दिया है आपको ये भी देखना है। H आयन दिया है कि OH आयन दिया है? जो दिया रहेगा उसी फॉर्मूले से आप निकाल देंगे एज इट इज, कुछ आपको चेंज नहीं करना है। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि किसी का pH हमें मिला हुआ है 6, अब पूछ रहा है कि इसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर 7 से कम होगा तो हम तुरंत कहेंगे वो एसिडिक नेचर है। चाहे आपका 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, कोई भी नंबर हो तो हम क्या कहेंगे? वो एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का है। अगर आपको दे दिया कि एक सोल्यूशन है जिसका pH आपको 9 दिया, तो वो एसिड होगा या क्षारीय होगा? तो क्षारीय होगा, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय यानी बेसिक नेचर। 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय।
अब बाकी ये फॉर्मूले से देख के आप जो अगर छोटा सा कोई फॉर्मूला अगर कहीं अप्लाई होगा तो आप इस तरह से अप्लाई उसको कर देंगे। एक नंबर होता है, लेकिन आजकल क्या होता है ना, पेपर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना, ट्विस्ट के चक्कर में थोड़ा कभी कभी हल्का खुला मैथ हो। इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे आ रहे हैं। सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड। जिसको नहीं पता है लिखते भी जाइएगा। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड। तेजाब को रखने के लिए किन बर्तनों का यूज करते हैं? कांच के बर्तनों का, क्योंकि कांच से एसिड रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से हम इनको कांच की बॉटल्स में रखते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर एसिडिक नेचर की है तो भी हम उसको किसी मेटेलिक बर्तन में नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं अगर बहुत खट्टी चीज़ है तो उसको बर्तन में ना रखें, उसको कांच के बॉटल्स में रखें, ये भी हम ध्यान देते हैं। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस जो अभी हमने बताया आपको, जो चेंज हो रहा था आपका ब्लू सेरेड में, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक तरह का प्लांट है, ठीक है, हेलिडोफाइट एक स्पीशीज है, उसमें प्राप्त होता है। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। ये जो आपका सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और वाटर से रिएक्ट करने के बाद H2SO4 और HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका ये SO2 है और NO2 है, आप ऐसे याद कर लीजिए, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्ट कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके H2SO4 और HNO3। यही आपका क्या हो जाता है? अम्ल वर्षा, जिसको कहते हैं अम्ल वर्षा। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है, इसका जो है pH 5 होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो हमारे शरीर पे पड़ेगा तो जला देगा, लेकिन इतना ज़्यादा अम्लीय ये नहीं हो पाता। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, अगर हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो करंट फ्लो होगा या नहीं? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं है। डिस्टिल्ड है तो उसमें ना H आयन है ना OH आयन है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। घरों में सिरका जो बनता है वो कैसे बनता है? स्टार्च के फर्मेंटेशन से। स्टार्च के फर्मेंटेशन से। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक एसिड। टैनिक एसिड। एसिटिक एसिड कब यूज करते हैं? अचार, टमाटर, इन सब की जब चटनी वटनी बनाई जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? एसिटिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कब यूज करते हैं? सोडा वाटर बनाने के लिए, और ये जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक हमारा बनता है उसमें कार्बोनिक एसिड हम यूज करते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये यूज करते हैं। पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स। हाँ, एंटासिड्स। उसका एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंटा एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एसिडिटी का रिवर्स है, एंटी है, इसलिए उसका नाम एंटी एसिड है। फोटोग्राफी में कौन सा हम यूज करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड।
चलो बताओ। लंबे समय तक कठोर परिश्रम जब हम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होता है, ऐसा क्यों? लैक्टिक एसिड बनने लगता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। नींबू का खट्टापन क्यों होता है? सिट्रिक एसिड की वजह, ठीक है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक एसिड। अब जैसे मान लो ब्यूटारिक एसिड दे दिया, अब पूछ रहा है फॉर्मूला लिख दिया चार्ट को, तब क्या करेंगे आप? ये ब्यूटारिक एसिड, जो ब्यूटारिक होता है वो सीवेज ग्रुप होता है, मेथ एच प्रो ब्यू। जब हमारे कार्बन 4 हो जाए वहां पे सीवेज लगाओ तो क्या हो जाएगा? ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। पहले के लिए मेथ, फिर एच, फिर प्रो, फिर ब्यू, कहीं भी हो अगर आपका 4 कार्बन है तो वहाँ वो ब्यूट हो जाएगा। बाकी हमारा ये जो ग्रुप होता है इसकी वजह से हम इसको चेंज करते हो, तो ये आपका ब्यूटारिक एसिड। और मान लो 4 को फार्मूला लिख दिया, आप कह रहे हैं आप इसमें बताओ, तो आपको याद तो है लेकिन फार्मूला नहीं याद है, तो दिक्कत। शीतल पेय और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? अभी बताया है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो, थोड़ा ध्यान रखो, H2CO3। अब आएगा ना वो सब कुछ कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो पता नहीं होना चाहिए ना क्या पी रहा है। और ये जो शीतल पेय पीते हैं हम लोग, मीठे मीठे और भी चीजें पीते रहते हैं ना, आजकल कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी तरह तरह की चीजों में आता है, उसमें 2 चीजें होती है, एक तो आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, एक फास्फोरिक एसिड, H3PO4। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। 2 चीजें हैं, कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, 2 चीजें आपकी उसमें पाई जाती है जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं आप। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गलत जवाब। इमली, अंगूर, कच्चा टार्ट्रिक एसिड। इमली, अंगूर, कच्चा, तीनों में टार्ट्रिक एसिड। आप लोगों में इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? चींटी में। जो चींटी पीछा करती रहती है ना एक दूसरे का, फॉर्मिक एसिड की वजह से करती रहती है। एक चींटी जाती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ते हुए चली जाती है, तो पीछे वो सूंघते हुए दूसरी उसका पीछा करती रहती है, खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। जैसे हमारे भी पेट में देखो कितने सारे डाइजेस्टिव एसिड बनते रहते हैं तरह तरह, तो वो बंद हो जाएंगे तो हो गया, हम निकल लेंगे। वैसे ही चींटी भी, उनका भी एक सर्कुलेशन है, तो वो उनका खत्म नहीं होता है। मैलेइक एसिड किसमें पाया जाता है? सेब में। मैलेइक एसिड सेब में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी खट्टे फलों में, आंवला हो गया आपका, खट्टे फल हो गया, इन सब में विटामिन सी यानी विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही या खट्टा दूध। खट्टा देख सकते हैं, कंफ्यूज कर दें आपको कि दूध को आपने खट्टा कर दिया तो क्या हो गया? दही हो गया, ठीक है। अब पीएच की बात थोड़ा सा कर लेते हैं बस। पीएच किसका कितना कितना होता है? हमारे जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है हमारे पेट में, उसका पीएच कितना होता है? 1.5। कुछ चीज़ों का आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव फूड होता है स्टमक में, उसका पीएच 1.5, ठीक है। नींबू के रस का होता है 2.5, सिरका का 4। नींबू का रस देखिए ज़्यादा खट्टा होता है, यानी जो जितना ज़्यादा खट्टा होगा उसका एसिडिटी उतना ही वैल्यू उसकी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है 3.5 से जितने कम होंगे वो मोर एसिडिक होंगे, इसलिए जितना ज़्यादा खट्टापन होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे आपका देखिए नींबू का कितना निकल के आ रहा है? 2.5 और सिरका का 4, ठीक है। कॉफी का 5, कॉफी का 5, दूध का 6.5,
दूध का है 6.5, कॉफी का 5, प्योर वाटर का 7, प्योर वाटर का 7, वो न्यूट्रल हो इसलिए उसका 7 है। हमारे साइबा का दाल का कितना होता है? खाने से पहले 7.4 होता है, खाने से पहले, और जब हम खाना खा लेते हैं तो वो 6 होता है। खाने से पहले 7.4 और खाने के बाद कितना होता है? 6। उसका रीजन अगले क्लास में बताएंगे कि जो तुम लोग खा लेते हो फिर ब्रश नहीं करते हो, बस सो जाते हो, तो ऐसा क्या हो जाता है? दांत अलग खराब होते हैं, हमारा पेट अलग खराब होता है, तो ऐसा क्या हो जाता है? ठीक है। ब्लड का कितना होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया था। 7.4, ब्लड का 7.4, वॉशिंग सोडा का 9। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो बेकिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोनों के बताओ जल्दी। ये है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। कभी कभी आपका ये नहीं लिखा होता है, सिर्फ ये लिखा होता है, तो अगर ऑप्शन में आपका ये है तो आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे, लेकिन अगर ये जैसे ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यही है, तो आप इसको भी टिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपका ये है, Na2CO3.10H2, ये है आपका वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। वॉशिंग सोडा यानी साबुन सोडा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। जब जहाँ जहाँ H लग जाए वहाँ वहाँ फार्मूले में बाई बोलने लगते हैं, चाहे वो कोई भी फार्मूला हो, अगर बीच में H इस तरह से लग गया तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नाम से लिख के आ गया तो सोडियम कार्बोनेट, और इसका सोडियम बाई कार्बोनेट। ये है वॉशिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले 5 बजे तक क्लास चलती थी तो लोग आराम से पढ़ते थे, अब 4 बजे तक चलती है, 4 बजे परेशान हो जाते हो, क्या चक्कर है? अब कहते हैं 1 बजे आते भी तो हैं ना। चलो कोई अभी आपको 3-4 दिन में ये जितना आपका केमिस्ट्री का है उसका प्रॉपर नोट्स में भेज दूँगी। जितने क्वेश्चन अभी आप लोग लिख रहे हैं ये सब समराइज करके भेज देंगे, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा बस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलिए